अब जानते हैं की इशूज इन स्टडी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब कॉग्निटिव साइकोलॉजी के स्टडी के दौरान कौन कौन से इशूज का सामना करना पड़ता है। पहला इशू है नेचर वर्सेस नर्चर। नेचर का मतलब है बायोलॉजिकल हेरिडिटी और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस इनहेरिटेड, यानी जो गुण या लक्षण जो हमें हमारे पेरेंट्स से जन्म के समय मिलते हैं, जैसे आई कलर, फेशियल फीचर। और नर्चर का मतलब है इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इंडिविजुअल के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे एजुकेशनल एक्सपीरियंस, कल्चरल बैकग्राउंड। अब कॉग्निटिव साइकोलॉजी में हमेशा इस बात पर बहस होती है कि इंडिविजुअल की थिंकिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, नेचर के ऊपर या नर्चर के ऊपर। दूसरा इशू है रैशनलिज्म वर्सेस एम्पिरिसिज्म। इसमें इस बात पर बहस होती है कि नॉलेज लॉजिकल और रीज़न से आता है या एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन से। और तीसरा इशू है स्ट्रक्चर वर्सेस प्रोसेस। इसमें इस बात पर बहस होता है कि हमें ब्रेन की स्ट्रक्चर पर फोकस करना चाहिए या उसके प्रोसेस पर। चौथा है डोमेन्स जनरलिटी वर्सेस डोमेन स्पेसिफिटी। जो भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं कि क्या वो सिंगल डोमेन्स में आते हैं या फिर वो जर्नल अक्रॉस है, वैरायटी डोमेन्स की जिसमें वो हमें दिखाई देते हैं। मान लो हम मेमोरी पर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो क्या वो सेम टाइम की लर्निंग पर भी अप्लाई होगा या रिमेम्बरिंग पर भी अप्लाई होगा वो ऑब्जर्वेशन। पांचवा इशू है वैलिडिटी ऑफ कैजुअल इन्फरेंस वर्सेस इकोलॉजिकल वैलिडिटी। इसमें इस बात पर बहस होती है कि हमें कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट पर बिलीव करना चाहिए या फिर हमें नेचुरलिस्टिक टेक्निक्स का यूज़ करना चाहिए। सिक्स्थ है अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। इसमें इस बात पर बहस होती है कि हमें बेसिक रिसर्च करनी चाहिए या अप्लाइड रिसर्च। बेसिक रिसर्च का मतलब है जिसमें हम ओनली थ्योरीज और फंडामेंटल्स को पढ़ते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और अप्लाइड में हम इन थ्योरीज को प्रैक्टिकल सिचुएशन में करके देखते हैं। सेवेंथ है बायोलॉजिकल वर्सेस बिहेवियरल मेथड। इसमें इस बात पर बहस होती है कि हमें बायोलॉजिकल यानी ब्रेन या उसके फंक्शंस को स्टडी करनी चाहिए या बिहेवियर पर फोकस करना चाहिए। तो ये सारे इश्यूज हैं इसके अंदर जिनका हमें सामना करना पड़ता है जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो क्योंकि किसी टेस्ट में या रिसर्च में हमें किसी एक का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगेगा और दूसरे रिसर्च में दूसरे टेस्ट में हमें किसी और का टेस्ट या किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू ठीक लगेगा। जैसे हम किसी रिसर्च में हमें लगेगा कि हाँ इसमें नेचर फिट होगा, मतलब इसमें नेचर का रोल होता है, या किसी में हमें लगेगा कि हाँ इसमें नर्चर का रोल है। इस तरीके से अगला टॉपिक है हमारा की आइडियाज़ इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, मतलब कौन से आइडियाज़ हैं जिनका यूज़ हमें करना चाहिए जब हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो यहाँ इन्होंने 5 मेजर आइडियाज़ बताए हैं। पहला है कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए हम जो भी डाटा कलेक्ट करते हैं वो एम्पिरिकल डाटा होना चाहिए, यानी टेस्टेड होना चाहिए, साइंटिफिक होना चाहिए। सेकंड है कॉग्निशन एडेप्टिव है, बट ज़रूरी नहीं है कि वो हर स्पेसिफिक इंस्टेंस में काम करे, यानी हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे अडेप्ट करते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम किसी भी सिचुएशन को अडेप्ट कर सकते हैं। तीसरा है हमारे जितने कॉग्निटिव प्रोसेस है जैसे थिंकिंग, रिमेम्बरिंग, ये सभी आपस में इंटरेक्ट करते हैं
और नॉन कॉग्निटिव प्रोसेस भी आपस में इंटरेक्ट होते हैं इसके। फोर्थ है, कॉग्निशन की स्टडी के लिए हमें साइंटिफिक मेथड्स का यूज़ करना चाहिए। फिफ्थ है, सभी बेसिक रिसर्च को अप्लाई करना चाहिए और सभी अप्लाइड रिसर्च के लिए हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यहाँ इन्होंने एक और चीज़ बताई है जो है कंप्यूटर मेटाफोर एंड ह्यूमन कॉग्निशन। इसमें हम कंप्यूटर को ह्यूमन के ब्रेन के साथ कंपेयर करते हैं। पहले जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था तो इसका यूज़ मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि कंप्यूटर ऐसे वर्क कर सकता है जैसे कोई ह्यूमन करता है। हालांकि जो काम कंप्यूटर अच्छे से करता है, जैसे हायर स्पीड से मैथमेटिकल फंक्शनिंग करना, वो काम ह्यूमंस नहीं कर सकते। मतलब उनको थोड़ा समय लग सकता है ऐसे काम करने में। और जो काम इंडिविजुअल अच्छे से कर सकते हैं, जैसे जनरलाइजेशन करना, इन्फरेंस बनाना, कॉम्प्लेक्स पैटर्न को अंडरस्टैंड करना, और ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, बट ऐसे काम कंप्यूटर नहीं कर सकता क्योंकि उनमें पहले से रूल फिक्स होते हैं। जैसे हम एक काम करने के कई सारे तरीके निकाल सकते हैं, बट कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि उसमें पहले से रूल्स बनाकर फिक्स कर दिए जाते हैं और वो उन्हीं रूल्स के बेसिस पर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। वो ये नहीं सोचता कि हाँ, इस प्रॉब्लम को मैं किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकता हूँ, और उसमें इमोशंस भी नहीं होते। लेकिन सेकंड जनरेशन में ऐसे कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं जो ह्यूमंस के ब्रेन की तरह वर्क करें। इन नए कंप्यूटर को न्यूरल नेटवर्क कहा जाता है। अगला है कॉग्निटिव साइंस। साइंटिफिक डेवलपमेंट के 3 इम्पॉर्टेंट एरियाज में कंप्यूटर साइंस, न्यूरो साइंस और कॉग्निटिव साइकोलॉजी आते हैं, और इन्हीं तीनों के मिक्सचर को कॉग्निटिव साइंस कहा गया है। क्योंकि जब भी हम कॉग्निशन की बात करते हैं तो उसमें न्यूरॉन्स का भी रोल होता है, और आजकल कॉग्निशन में हम कंप्यूटर का भी रोल देख रहे हैं। नेक्स्ट है न्यूरो साइंस एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजी। तो अब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे रिलेट होते हैं। तो पहले न्यूरो एनाटॉमी या फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं माना जाता था। तो जैसे जैसे साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट हुई और ऐसे ऐसे टेक्निक्स डेवलप हुए जिनके ज़रिए हम इनको मेज़र कर सकते थे, तो उसके हेल्प से कॉग्निटिव साइकोलॉजी को और साइंटिफिक बनाने के लिए इसके अंदर न्यूरो एनाटॉमी को भी स्टडी करना शुरू कर दिया गया। और इन टेक्निक्स जैसे MRI, PET, EEG, इन टेक्निक्स के कारण हमें ह्यूमंस के ब्रेन को डीपली स्टडी करने में हेल्प मिली और इसको मेज़र करने का तरीका भी मिला, आसान हो गया ये। और जिससे कि क्या हुआ कि लोगों का इंटरेस्ट वापस से कॉग्निटिव साइकोलॉजी की ओर बढ़ने लगा।